हर हर महादेव साथियों, स्वागत है केएसजी कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों, हम राजस्थान के भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं और राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का भी विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसी क्रम में हमने पहली कड़ी के अंदर जाना राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को किन आधारों पर विभाजन किया गया है तथा भौतिक प्रदेश क्या होता है, किन आधारों पर उनका विभाजन किया जाता है। उसी के साथ में हमने राजस्थान के भौतिक विशेषताओं को अध्ययन भी किया एक सारणी के माध्यम से कि कौन सा कितना क्षेत्रफल कवर करता है, किस में कितनी जनसंख्या निवास करती है। अब उसी को हम और विस्तारित करके अध्ययन करेंगे। तो आज का जो हमारा भौतिक प्रदेश रहेगा वो रहेगा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसको हम थार के मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। और ये जो भौगोलिक वर्गीकरण है वो हमारे हरिमोहन सक्सेना द्वारा जो 1994 के अंतर्गत किया गया था वर्गीकरण, उसके आधार पर अध्ययन करेंगे। तो यदि बात करें राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की, तो उसका जो वर्गीकरण किया था हमारे हरिमोहन सक्सेना द्वारा किया गया, जिसको हम अभी अध्ययन करते हैं। कब किया गया? 1994 में। और उसी के आधार क्या थे? तो उसके आधार की बात करें तो उसका जो आधार था उच्चावच एवं जलवायु। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया था। आधार की बात करें तो कि हरिमोहन सक्सेना का जो भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण था किस पर आधारित था, तो यहाँ तक तो हमने देख लिया था। इसके आधार देख लिए थे इन्होंने जो वर्गीकरण दिया। तो यदि इनके वर्गीकरण की बात करें तो इन्होंने जो वर्गीकरण दिया था कितने भागों में किया? इन्होंने 4 भागों में किया। पहला क्या है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा जो हमारा अरावली पर्वत है, तो पर्वतीय प्रदेश को इन्होंने क्या नाम दिया? अरावली। तीसरे की बात करें तो तीसरा इन्होंने बताया पूर्वी मैदानी क्षेत्र। और चौथा जो आता है वो आता आपका दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, जिसे हम हाड़ौती के नाम से भी जानते हैं। यहाँ तक हमने चर्चा पहले भी की है कि इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं, अरावली में कितने आते हैं, इनका क्षेत्रफल कितना है, इनकी जनसंख्या घनत्व क्या है, कौन सा जलवायु इनमें पाई जाती है, कौन सी इसमें मृदा पाई जाती है। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया। अब इनको ही हम और अधिक विस्तारित रूप से अध्ययन करेंगे। तो हमारा जो पहला रहेगा वो रहेगा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो आज का सेशन रहेगा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पर और इसी को हम अध्ययन करेंगे। तो यदि बात करें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की, तो यदि इसका अध्ययन करेंगे तो हमें इसके लिए 3 चीज़ें या 4 जो टॉपिक है उनके ऊपर विस्तार से चर्चा करनी होगी। पहली यदि बात करें तो वो हो जाती है आपका टॉपिक उत्पत्ति की, कि मरुस्थल की उत्पत्ति किससे होती है। इसके बाद में एक शब्द आ जाता है इसका अवस्थिति, जो कि भारत के परिप्रेक्ष्य में हम अध्ययन करेंगे। इसके अलावा यदि बात करें हम इसकी विशेषताओं के अंदर हम जो देखेंगे, एक आ जाएगा आपका विस्तार के बाद में एक आ जाएगी इसकी जलवायु के अलावा एक आ जाएगा वर्षा, दूसरा आ जाएगा इसकी वनस्पति, और वहीं जो नेक्स्ट बिंदु आएगा वो हो जाएगा इसकी मृदा। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंतर्गत हम इन चीज़ों को देखने वाले हैं। और जो हमारा रहेगा पहला टॉपिक वो क्या है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब यदि हम बात करें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति की, तो इससे पहले के जो हमारा राजस्थान की उत्पत्ति से संबंधित टॉपिक हमने डिस्कस किया था, उसके अंतर्गत हमने जाना कि जो मरुस्थल तथा मैदानी क्षेत्र है उसका निर्माण किससे हुआ है? 33 सागर के अवशेषों पर हुआ है। तो यदि इसके निर्माण की या उत्पत्ति की बात करें तो किससे हुआ है? 33 सागर से। यह हमने पहले ही अध्ययन कर लिया, 33 सागर। अब यदि हम उत्पत्ति की बात करते हैं तो क्यों हुआ, इसके साक्ष्य
कैसे हुआ, तो इसके साक्ष्य मांगते हैं कि इसकी उत्पत्ति के साक्ष्य क्या है कि टेथिस सागर का ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का निर्माण इससे हुआ है, टेथिस सागर से। तो इसके जो साक्ष्य थे हमने पहले भी इसका अध्ययन किया था। साक्ष्यों की यदि बात करें तो पहला जो निकल कर आता है वो आता है माइका शिष्ट चट्टाने। कौन सी शिष्ट चट्टाने? माइका शिष्ट चट्टान। माइका शिष्ट चट्टान की अगर बात करें तो ये क्या है, तो ये कैल्शियम, पोटेशियम एवं मैग्नीशियम की क्या है, ये चट्टाने हैं जो कि लवणीय चट्टाने या लवणीय पदार्थ है। तो इसमें हम ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, हमें बस इतना पता होना चाहिए कि माइका शिष्ट चट्टाने कहाँ पाई जाती है, हमारे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर पाई जाती है। दूसरी विशेषताओं की बात करें तो दूसरी जो विशेषता निकल कर आती है या साक्ष्य निकल कर आता है वो आता है टर्शियरी युग के अवशेष। तो यदि टर्शियरी युग के अवशेषों की बात करें तो यहाँ पर हमें क्या क्या मिलता है, जैसे कोयला। जब हम खनिज पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि राजस्थान में जो सर्वाधिक कोयला पाया जाता है वो टर्शियरी क्रम का ही कोयला पाया जाता है। इसके बाद में कोयले के बाद में हम देखेंगे पेट्रोलियम, और पेट्रोलियम के बाद में हम देखते हैं यहाँ पर और क्या पाई जाती है, आपकी प्राकृतिक गैस। क्या पाई जाती है? प्राकृतिक गैस। तो इनको हम टर्शियरी युग के अवशेषों के रूप में अध्ययन करते हैं। इसके अलावा यदि बात करें तो हमने पहले भी देखा था कि राजस्थान में जैसलमेर के अंदर कुलधरा नाम का एक गांव है, उसके अंदर व्हेल मछली के क्या मिले, हमें साक्ष्य मिले। तो व्हेल मछली के अवशेष कहाँ मिले? कुलधरा गांव, जो कि कहाँ स्थित है? जैसलमेर के अंदर स्थित है। तो यहाँ तक तीन साक्ष्य हुए। एक तो माइका शिष्ट चट्टाने हो गई, उसके बाद में टर्शियरी युग के अवशेष हो गए, व्हेल मछली। इसके अलावा यदि बात करें तो राजस्थान का एक आकलवुड फॉसिल पार्क है। आकलवुड फॉसिल पार्क के अंदर हमें लकड़ी के प्राचीनतम जीवाश्म प्राप्त होते हैं। तो आकलवुड फॉसिल्स पार्क या फॉसिल पार्क हम लिख सकते हैं। यह आकल गांव है, वुड का मतलब लकड़ी, और फॉसिल पार्क ये भी कहाँ स्थित है? आपके जैसलमेर में स्थित है। तो ये जो साक्ष्य है कि मरुस्थल की उत्पत्ति टेथिस सागर के अवशेष हुई है, ये साक्ष्य दिए जाते हैं माइका शिष्ट चट्टाने, टर्शियरी युग के अवशेष अथवा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, व्हेल मछली के अवशेष की बात की जाए तो कुलधरा गांव के अंदर, जैसलमेर के अंदर इसके अवशेष प्राप्त होते हैं। इसके बाद में यदि बताया जाए तो आकलवुड फॉसिल पार्क की भी बात की जाती है। यहाँ पर हमें लकड़ी के प्राचीनतम जीवाश्म प्राप्त होते हैं। तो ये तो हुई उत्पत्ति की बात। दूसरी बात आती है अवस्थिति की। तो अवस्थिति में हम देखते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो भारत के अंदर परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो यह भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। और यदि बात करें किसकी, एक दिशा की, तो हम इसको पश्चिम भारत लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद में बात आती है विस्तार की। तो यदि विस्तार की बात करें तो विस्तार को हम थोड़ा सा एलिब्रेट करते हैं। विस्तार में हम एक तो देखते हैं इसकी लंबाई, एक देखते हैं हम इसकी चौड़ाई, और एक देखते हैं इसकी समुद्र तल से ऊंचाई। ठीक है। अब यदि राजस्थान के अंदर हम बात करें तो जो हमारा मरुस्थल है लगभग 640 किलोमीटर एरिया में इसकी लंबाई है, दक्षिण से उत्तर की ओर या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। इसके बाद में बात करें चौड़ाई की तो यह 300 से 360 किलोमीटर चौड़ाई में विस्तृत है। और वहीं यदि बात करें इसकी ऊंचाई की तो ऊंचाई के अंदर जो इसकी दक्षिण में ऊंचाई है 150 मीटर है। कितनी मीटर है? 150 मीटर। कहाँ है दोस्तों? दक्षिण के अंदर। वहीं यदि उत्तर पूर्व की बात करें जिसके अंतर्गत हम बीकानेर को शामिल करते हैं तो बीकानेर में जो इसकी ऊंचाई है मरुस्थल की समुद्र तल से वो 300 मीटर है। और इसी बीकानेर को थली भी कहा जाता है, जो कि चूरू और बीकानेर को सम्मिलित रूप से किया जाता है, जो कि हमने पहले भी अध्ययन किया एक बार कि थली क्या होती है। तो थली राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में ऊंचे उठे हुए भाग को कहा जाता है, जिसके अंतर्गत
बीकानेर और चूरू जिले को शामिल किया जाता है, जहाँ पर कोई भी नदी ढंग से प्रवाहित नहीं होती है। तो ये इसके विस्तार की बात हो गई कि लंबाई की बात की जाए तो 640 किलोमीटर है, चौड़ाई की बात की जाए तो 300 से 360 किलोमीटर है, और यदि ऊंचाई की बात की जाए तो दक्षिणी भाग में 150 मीटर, और वहीं उत्तरी पूर्वी भागों के अंदर कितना पाया जाता है, 300 मीटर तक पाया जाता है। अब इसके बाद में एक आती है जलवायु। तो जलवायु की यदि बात करें तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है, शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में यदि हम बात करें वर्षा की, तो हम यदि दोनों मरुस्थल को हम आगे चल के अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में विभाजित करेंगे, और वहाँ पर जो वर्षा होगी वो होगी 0 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक। कितनी? 0 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर वर्षा, दोनों मरुस्थलों को, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल की। और वहीं यदि बात करते हैं दोनों ही मरुस्थलों की, तो वहाँ पर हमें जो वनस्पति मिलेगी वो एक तो हो जाएगी आपकी मरुद्भिद वनस्पति, और एक को हम कह देते हैं स्टेपी तुल्य वनस्पति। कौन सी तुल्य? स्टेपी तुल्य वनस्पति। और वहीं यदि हम मृदा की बात करें तो यहाँ पर हमें शुष्क, रेतीली, बलुई मृदा, या फिर कहें तो एरिडोसोल मृदा मिलती है, या मृदा का निर्माण होता है। शुष्क मृदा के अंदर आर्द्रता की या नमी की कमी होती है, हम मृदा के टॉपिक में ज़्यादा क्लियर करेंगे। तो ये तो हुई बात इसके विस्तार की कि उत्पत्ति कहाँ से हुई, अवस्थिति क्या है भारत के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पर हम भारत की बात कर रहे हैं, बाकी नहीं करेंगे। इसके अलावा यदि विशेषताओं की बात करें तो उसमें हमने पहले जानी इसका विस्तार को हमने देखा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के हिसाब से। जलवायु की बात की जाए तो यहाँ पर शुष्क और अर्धशुष्क मिलेगी। वर्षा की बात की जाए तो 0 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर वर्षा, टोटल मरुस्थल की बात कर रहे हैं। इसके बाद में यदि वनस्पति की बात की जाए तो मरुद्भिद स्टेपी प्रकार की वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। वहीं अगर हम मृदा की बात करें तो मृदा शुष्क, रेतीली, बलुई और एरिडोसोल मृदा यहाँ पर हमें प्राप्त होती है। अब दोस्तों इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर आता है वो यह आता है कि हमारा मरुस्थल सहारा मरुस्थल का भाग है या नहीं। क्या थार का मरुस्थल सहारा मरुस्थल का भाग है या नहीं। तो यदि हम बात करें सहारा मरुस्थल की तो हमारा जो मरुस्थल है इसका भाग नहीं है, तो सीधा क्वेश्चन क्या आ जाएगा, आंसर भाग नहीं है। ठीक है, ये आंसर है। अब इसमें पूछा जाए या इसके भी साक्ष्य मांगे जाए कि क्यों नहीं है, तो यदि हम बात करें सहारा मरुस्थल के अंदर सहारा की, तो सहारा मरुस्थल में और थार के मरुस्थल में जो अंतर है वो ये बताया जाता है कि सहारा मरुस्थल के अंदर एक तो माइका शिष्ट चट्टानों की अनुपस्थिति है। कौन सी चट्टानों की? माइका शिष्ट चट्टानों की अनुपस्थिति है। ठीक है, वहीं यदि बात करें थार के मरुस्थल में ये पाई जाती है। इसके बाद में यहाँ पर कोई प्राकृतिक वनस्पति के जीवाश्म नहीं प्राप्त होते हैं, तो प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं। वहीं यदि बात की जाए अन्य प्रकार के कोयला, पेट्रोलियम की, इनकी भी यहाँ पर प्राप्ति नगण्य रूप से होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि सहारा मरुस्थल किसका भाग नहीं है, या थार का मरुस्थल सहारा मरुस्थल का भाग नहीं है। तो फिर किसका भाग है? तो यह है ग्रेट पेलियो आर्कटिक मरुस्थल का भाग है। ठीक है, ये क्या है? तो एक मरुस्थल है जिसका विस्तार अफ्रीका, अरब प्रायद्वीप, उसके अलावा पाकिस्तान और भारत तक विस्तारित है। इसको अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। यदि हम पहली बात करें अफ्रीका के अंदर, तो अफ्रीका में इसको सहारा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सहारा के नाम से जाना जाता है। वहीं यदि अरब कंट्रीज़ की बात करें तो अरब कंट्रीज़ में इनको किस नाम से जाना जाता है? कबीर के नाम से जाना जाता है। वहीं यदि हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में इसको चेलिस्तान के नाम से जाना जाता है। दोस्तों किसके नाम से? चेलिस्तान के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है हमारे प्यारे भारत की। तो यदि भारत की बात करें तो भारत में इसका नाम जो है वो क्या आ जाएगा आपका?
थार का मरुस्थल। ठीक है, तो यहां तक हमने देखा कि ये किसका भाग है, यह ग्रेट पैलियो आर्कटिक मरुस्थल का भाग है। ठीक है, तो यहां तक आपके मैं जान सकता हूं कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। तो इसमें हमने देखा कि हरिमोहन सक्सेना के जो 1994 का भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण था वो उच्चावचम जलवायु के आधार पर दिया गया। उन्होंने 4 भागों में बांटा और वर्तमान में हम उसी का अध्ययन करते हैं। उसके अंतर्गत हमने मरुस्थल की कुछ विशेषताओं की चर्चा की है। तो एक बार आगे बढ़ने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हम बात करते हैं इसके भारत के अंदर कितने राज्यों में विस्तारित है थार का मरुस्थल। तो यदि बात करें भारत थार के मरुस्थल की, तो यह है भारत के 4 राज्यों में विस्तारित है। भारत में विस्तार की बात करें तो यह भारत के 4 राज्यों में विस्तारित है। पहला यदि बात करें दक्षिण से चलते हैं हम, गुजरात। गुजरात के बाद में हमारा आ जाएगा क्या, राजस्थान, और वहीं राजस्थान के बाद में आ जाएगा आपका हरियाणा, और हरियाणा के बाद में आ जाएगा आपका पंजाब। अब इसको हम एक बार भारत के अंदर भी देखेंगे भौतिक प्रदेशों के अंदर, लेकिन हम यही राजस्थान का अध्ययन कर रहे हैं। और राजस्थान के अध्ययन के अंतर्गत हमें बस हमें इतना पता होना चाहिए कि थार के मरुस्थल का कुल विस्तार राजस्थान में कितना है। तो यदि बात की जाए राजस्थान में, तो यह लगभग राजस्थान में 58.68% फैला हुआ है। तो यदि थार के मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है, तो सर्वाधिक विस्तार की बात की जाए तो सर्वाधिक विस्तार कहाँ हो जाएगा, राजस्थान के अंदर। सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में। ठीक है, अब इसके अलावा हम बात करें इसकी ढाल की, तो एक बार हम थोड़ा सा मैप बनाते हैं मेरी मर्जी से। और अब इसके अंतर्गत हम यदि इसकी ढाल देखेंगे तो ढाल हम लूनी नदी के आधार पर लेते हैं, जो कि लगभग अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलकर कच्छ के रण में जाती है। अब यदि इसकी ढाल देखेंगे हम, क्या हो जाएगी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, है ना। तो यदि ढाल की बात करें, विस्तार तो क्या हो जाएगा, सर्वाधिक इसमें राजस्थान में। और ढाल की बात करेंगे तो ढाल हो जाएगी आपकी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। तो ढाल हो जाएगी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हमने इसकी ढाल देख ली। और उसका आधार क्या है, लूनी नदी। लूनी नदी, ठीक है, किसका ढाल जो किसके आधार पर देखा जाता है। अब इस थार के मरुस्थल का कुछ विश्व के परिप्रेक्ष्य में या संदर्भ में भी कुछ बातें बताई जाती है। तो विश्व के संदर्भ में यदि देखें, थार का मरुस्थल, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं विश्व के संदर्भ में। ठीक है, अब विश्व के संदर्भ में यदि हम बात करें तो पहली जो इसकी विशेषता निकल कर आती है कि यह 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, विश्व में यदि बात करें तो जो थार का मरुस्थल है 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। वहीं यदि बात करें इसकी उपोष्णता की दृष्टि से, तो उपोष्णता में यह 9वां स्थान रखता है। ठीक है, इसके बाद में यदि हम बात करें जनसंख्या, तो विश्व के जितने भी मरुस्थल हैं उनमें सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। कहाँ, थार के मरुस्थल में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल। ठीक है, और देखो इसके अलावा एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, वो ये है कि यदि वनस्पति प्लस जैव विविधता के आधार पर बात की जाए तो इसमें भी यह क्या है, सर्वाधिक पाया जाता है। क्या,
वनस्पति और जैव विविधता। तो विश्व के संदर्भ में इसकी 4 विशेषताएं हैं। पहला, विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। वहीं उपोष्णता की दृष्टि से बात करें तो यह 9वां सबसे उपोष्ण है। इसके बाद में जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। इसके बाद में बात करें वनस्पति और जैव विविधता की, तो विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? हमारे थार के मरुस्थल में पाई जाती है। तो यहाँ हमने देखा विस्तार की अगर बात की जाए तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जो कि कितने राज्य हो गए? 4 राज्यों में है, 4 राज्यों में है। इसके बाद में हमने इसका सर्वाधिक विस्तार देखा हमारे राजस्थान में है। ढाल देखी लूनी नदी के आधार पर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। इसके अलावा यहाँ पर हमने देखा थार के मरुस्थल का विश्व के संदर्भ में, तो यहाँ पर 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल किसके आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर है। वहीं यदि उपोष्णता की बात की जाए तो 9वां हो जाएगा और जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप इसके 5 स्टार रैंकिंग दे सकते हो कि विश्व में वनस्पति तथा जैव विविधता की दृष्टि से थार के मरुस्थल का कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर यह पहला स्थान रखता है। इसके अलावा यदि और विशेषताएं देखें तो इसको विश्व का शक्ति ग्रह, विश्व का शक्ति ग्रह या पावर हाउस कहा जाता है। अब विश्व का शक्ति ग्रह या पावर हाउस क्यों कहा जाता है? इसके पीछे रीजन है कि हमें यहाँ पर एक तो क्या मिल जाता है, जैसे पेट्रोलियम के भंडार मिल जाते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम के अलावा हमें यहाँ पर मिल जाता है कोयला। क्या मिल जाता है? कोयला। कोयले के अलावा यदि बात करें तो हमें यहाँ तीसरा जो साक्ष्य या वो मिलता है सौर ऊर्जा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर मिलती है हमें प्राकृतिक गैस, राजस्थान के मरुस्थल के अंदर प्राकृतिक गैस। तो इन सब साक्ष्यों के या इन सब के कारण इसको विश्व का शक्ति ग्रह या पावर हाउस की संज्ञा दी जाती है। किसके कारण? यहाँ पर पेट्रोलियम के पदार्थ के निक्षेप हैं, कोयला हमें यहाँ मिल जाता है, सौर ऊर्जा की हमें यहाँ प्राप्ति होती है, प्राकृतिक गैस की प्राप्ति यहाँ पर होती है। यदि हम बात करें सौर ऊर्जा की तो देखो सौर ऊर्जा 3 जिले हैं हमारे, एक तो जाएगा आपका जैसलमेर, एक हो जाएगा आपका जोधपुर और एक हो जाएगा आपका बाड़मेर। तो इन तीनों के मध्य में सौर ऊर्जा की सौर्य शक्ति या सौर ऊर्जा की प्राप्ति सर्वाधिक होती है। और यदि पर्टिकुलर जिले की बात की जाए तो वो कौन सा हो जाएगा? आपका जोधपुर जिला सर्वाधिक सौर ऊर्जा की दृष्टि से महत्व रखता है। तो इन सभी के आधार पर जो हमारा थार का मरुस्थल है उसको विश्व का शक्ति ग्रह या पावर हाउस की संज्ञा दी जाती है। इसके अलावा यदि हम बात करें इसके क्षेत्रफल की, ठीक है, तो यदि हम थार के मरुस्थल के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो यह लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तारित है। कितना? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। और यदि हम इसको कुल देखते हैं पूरा तो यह लगभग 2,09,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित है। लेकिन कई एग्जामिनेशंस के अंदर हमें ये 1.75 लाख स्क्वायर किलोमीटर देखने को मिलता है, ठीक है। और जब ये आंसर नहीं है, वैसे मूल जो मरुस्थल है वो कितना है? 1.75 स्क्वायर लाख किलोमीटर है। तो इसको हम जब ये ऑप्शन में नहीं होता है तब प्रीफर करते हैं। तो ये तो हो गया क्षेत्रफल के आधार पर। इसके बाद में यदि हम बात करें राजस्थान के कितने जिले मरुस्थल के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, तो राजस्थान के लगभग या कहें तो 12 जिले इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, ठीक है। अब 12 जिलों की यदि बात करें तो देखो पहला हो जाएगा आपका गंगानगर। कौन सा नगर? गंगानगर। इसके बाद में यदि दूसरा जिला लें वो हो जाएगा आपका हनुमानगढ़, ठीक है। हनुमानगढ़ के बाद में तीनों जिले शेखावाटी के, तो एक तो ले लेंगे हम जैसे चूरू, चौथा ले लेंगे इसमें झुंझुनू,
पांचवा आ जाएगा आपका सीकर, छठा आ जाएगा आपका, अब 5 हो गए, इसके बाद में इस साइड से चलते हैं, तो गंगानगर आ चुका, तो बीकानेर, बीकानेर के बाद में 7वां हम ले लेंगे जैसलमेर, जैसलमेर के अलावा यदि 8वां लेंगे हम, कौन सा आ जाएगा जैसलमेर के दक्षिण में, बाड़मेर, बाड़मेर के आगे जालोर। अब 3 बचे, तो 3 को हम नाजोपा मतलब नागौर, जोधपुर, तथा पाली। तो इस तरीके से राजस्थान के 12 जिलों के अंतर्गत हमारा मरुस्थल विस्तारित है। वहीं यदि शुष्क मरुस्थल की बात करें तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और पश्चिमी जोधपुर के अंतर्गत शुष्क मरुस्थल है, जो कि हम आगे चल के उसका अध्ययन करेंगे। तो ये तो हो गई जिलों की बात कि राजस्थान के कितने जिलों में विस्तारित है। अब यदि हम बात करें मरुस्थल के वर्गीकरण की, कि अध्ययन के आधार पर मरुस्थल को कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है, तो यदि मरुस्थल को बात करें ना, तो इसको 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं। अध्ययन की दृष्टि से मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है। अब इन 2 की बात करें तो पहला तो आ जाएगा आपका शुष्क मरुस्थल और दूसरा आ जाएगा आपका अर्धशुष्क मरुस्थल। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जाना कि भारत का जो थार का मरुस्थल है उसका विस्तार कितने राज्यों में है, सर्वाधिक विस्तार किस में है, ढाल किस साइड है। थार का मरुस्थल विश्व के संदर्भ में विश्व का शक्ति ग्रह है, राजस्थान के जिले, क्षेत्रफल। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें कुछ 1-2 फैक्ट और है, जैसे कि सबसे बड़ा जिला मरुस्थल का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो जो हमारा जैसलमेर है। ठीक है, इसमें यहाँ लिख सकते हैं हम नोट करके, कहाँ लिखे, यहाँ लिखते हैं नोट 1, जैसलमेर सबसे बड़ा मरुस्थलीय जिला है, सबसे बड़ा मरुस्थलीय जिला है। ठीक है, और यदि बात करें नोट 2 की, तो नोट 2 में हो जाएगा आपका झुंझुनू सबसे छोटा मरुस्थलीय जिला है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार आगे बढ़ने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब तक हमने कुछ मरुस्थल की विशेषताएं, विस्तार आदि को जाना। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर या सेशन के अंतर्गत हम इसका अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में विभाजन करेंगे, शुष्क मरुस्थल तथा अर्धशुष्क मरुस्थल। उसके अंतर्गत हम अर्धशुष्क मरुस्थल को भी शुष्क मरुस्थल को भी 2 भागों में विभाजित करेंगे। किसके आधार पर, स्थलाकृति के आधार पर या स्थल रूप के आधार पर। बालू स्तूप युक्त, बालू स्तूप मुक्त। जो कि बालू स्तूप युक्त की बात की जाए तो लगभग 58.5% एरिया उसके अंतर्गत कवर होता है, किसका, मरुस्थल का। और वो वहीं यदि हम बात करें बालू स्तूप मुक्त प्रदेश की, तो वह लगभग 41.50% कवर करता है। बालू स्तूप युक्त प्रदेशों की बात करें तो उसके अंतर्गत हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के बालू स्तूपों का निर्माण होता है। वो सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, और उन बालू स्तूपों की या सैंड ड्यून्स की पर्टिकुलर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हम उनको अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। धन्यवाद।